हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत कुमार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स जॉन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के सेकंड पार्ट में। ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे केपलर लॉ क्या है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर क्या होता है, आपको प्रूव करके ही बताया गया था। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम यहाँ ग्रेविटेशन की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करते हैं, ग्रेविटेशन को जानते हैं, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण बुलाता है, यानी गुरुत्व जोड़ आकर्षण। गुरुत्व का मतलब दोस्त सेलेस्टियल बॉडीज, दो यूनिवर्सल बॉडीज, हेवनली बॉडीज के बीच में अगर मास के आधार पे, यानी मास के कारण अगर कोई फोर्स अप्लाइड होता है तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस के साथ किस तरह का रिलेशन रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो पार्टिकल के बीच मास के कारण लगने वाला एक फोर्स है। जैसे आप तो ऑब्जेक्ट माने, एक ए माने और एक बी माने, इसे हम आर मीटर डिस्टेंस पर रख दिए, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अब पार्टिकल वन यानी पार्टिकल ए जो है बी पर फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान दे के देखिए, और पार्टिकल बी जो है वो ए पर फोर्स लगा रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो ड्यू टू मास हो रहा है, मतलब इसके और इसके मास के कारण हो रहा है। तो इस तरह के जो फोर्स अप्लाइड होते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण अप्लाइड होता है, तो बस आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में मास को वैल्यूज करना है। डिस्टेंस बिटवीन आर है, आर तो हर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का वीक फोर्स है, ठीक है, सबसे वीक बोल सकते हैं इसको हम लोग। और तीसरी बात ये याद रखना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब किसी भी यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल के द्वारा ये लगाया जाने वाला एक ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल को बिना टच किए लगाया जाता है। यानी पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को टच नहीं करता है फोर्स लगाने के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली बिना टच के उस पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। तो इस कारण से हम लोग इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यह एक ऐसा फोर्स है जिसमें रिपल्सन नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स मास के कारण लगने वाला है, और मास का जो वैल्यू है वो हम लोग कभी नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये फोर्स हमेशा मास के कारण लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे अप्लाइड हो रहा है, कोई पार्टिकल अप्लाई कर रहा है, तो आपको यूँ समझना है कि वो फोर्स ओनली अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। इतनी सारी बातें हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या आखिर, एक बार और लास्ट में आप डिफिनेशन सुन लीजिए। दो यूनिवर्सल पार्टिकल के बीच मास के कॉन्सेप्ट पर या मास के कारण कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिनोटेड चिन्ह एफ रहेगा, और फोर्स है तो करैक्टर चेंज हो जाने से उसके एसआई यूनिट में किसी भी तरह का चेंजेज नहीं आता है, या फिर उसके अपना जो एक पर्सनल करैक्टर है जो वेक्टर या स्केलर होने की है वो भी नहीं चेंज करता है। यानी फोर्स है तो एसआई यूनिट न्यूटन होगा, यदि फोर्स है तो उसकी जो फिजिकल करैक्टर होगी वो होगी उसकी वेक्टर। तो आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही वेक्टर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
कि थ्योरी क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की थ्योरी हम लोग को सर आइजैक न्यूटन सर दिए थे। केपलर के थर्ड लॉ को, ठीक है, या केपलर के थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट पर उन्होंने ग्रेविटेशन के सेकेंड रिलेशन को डेरिवेट किया था, जो आपको बताया गया था। ग्रेविटेशन का जो सेकेंड रिलेशन है वो है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। इसको पढ़ सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। तो ये दोनों में से हम लोग किसी एक को आज बेटर स्टडी करते हैं। दोनों को करना पड़ेगा, सॉरी, दोनों में से किसी एक को नहीं, दोनों करना पड़ेगा। एक और इसके फर्स्ट रिलेशन भी है, दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। क्या है, ठीक है, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, ऊपर लिख देते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब आप ध्यान देके देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो आप सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द, मतलब किस रूप में कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए इतनी बात हो गई। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक बार आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिख देंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया है कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स चाहिए, ठीक है ना, एक किसी प्रकार के मैग्नीट्यूड वाला फोर्स चाहिए। और वो जो फोर्स हैं जो सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स उन दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से आप समझिए, यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं, ठीक है ना, यानी यूनिवर्स के एवरी पार्टिकल जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है इच अदर पार्टिकल को, और जिस फोर्स से वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों पार्टिकल के प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब समझिए बढ़िया से। और उन दोनों पार्टिकल के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है ना वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि यूनिवर्स में अगर दो पार्टिकल हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल अवे। और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ना, वो उस दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ए है। तो सीधा सीधा इसमें मास का जो रिलेशन है वो एक बार फोर्स के साथ और एक बार फोर्स का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के साथ बताया गया है, ठीक है। तो सिंपल अवे में समझते हैं क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, हमने यही बोला था, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स लिखा हुआ है, हम साफ साफ लिख देते हैं यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट्स ईच अदर या अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट्स ईच अदर। यहां तक की बात वही है, यानी यूनिवर्स के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ हुज मैग्नीट्यूड, with a force F-O-R with a force of whose मैग्नीट्यूड, यानी वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द
प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, यानी उनके मास के सीधा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के मास के सीधा प्रोपोर्शनल है, एंड ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ, इनवर्सली का एक बार मीनिंग देख लीजिए, सही है, इनवर्सली लिखाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, समझिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसमें इसके नेचर में याद रखिएगा, ठीक है, पहला भी इसके नेचर में याद रखिएगा कि ये जो फोर्स है ना, जब भी अप्लाइड होगा तो दोनों पार्टिकल के सेंटर से अप्लाइड होगा, यानी आपको सरफेस से नहीं लेना है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे आगे जब इसे हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात है, ये जो फोर्स है लाइन एडजॉइनिंग फोर्स होता है, यानी इन दोनों के बीच में एक फिक्स लाइन चाहिए जिसमें हम डायरेक्शन को इजीली शो कर सकते हैं। थर्ड जो बात है आपको सिखाया गया, इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, इसके जो नेचर हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ये किसी भी पार्टिकल में तभी अप्लाइड होगा भैया जब इन दोनों पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, समझिए बढ़िया से, ठीक है, यानी डिस्टेंस को हम लोग अगर जीरो कर देंगे तो फोर्स फिर नगण्य हो जाएगा, फोर्स लगता हुआ हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम किसी पार्टिकल को अगर धरती पे रख दें तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, होगा, क्योंकि धरती ग्रेविटेशनल फोर्स को सरफेस से नहीं सेंटर से अप्लाइड करती है। तो आप सरफेस से अगर आप सरफेस पे रखेंगे अभी किसी ऑब्जेक्ट को तो उसमें जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो सीधा सीधा अर्थ के सेंटर से हो रहा है, तो डिस्टेंस तो बन ही गया। आपने सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा, फोर्स सेंटर से लग रहा है, तो सरफेस ऑफ सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूडल वैल्यू होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। तो आप इस तरह से समझें इन तीनों बातों को, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको हम पढ़ देते हैं बढ़िया से। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा गया है, ये लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ हुज मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली छूट गया है, डायरेक्ट, वो जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, मतलब यूनिवर्स में जितने पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल जो है, याद रखना है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो उनका फोर्स ऑफ हुज मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड जो है ना, बल का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस है, यानी उन दोनों पार्टिकल के प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है आपको। एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसे हम लोग थियोरिकल समझ लिए, आपको अब हमें लगता है कि बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हमें थोड़ा इसे ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है, कि आखिर न्यूटन साहब ने क्या रिलेशन दिया था यूनिवर्सल लॉ के लिए। यूनिवर्स में जो सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए न्यूटन साहब ने क्या एक स्पेशल लॉ दिया था। तो वो जो स्पेशल लॉ है वो ये है कि अब इसे हम लोग देखते हैं कि फोर्स का रिलेशन मास के साथ कैसा है, और फिर देखते हैं कि फोर्स का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के साथ कैसा है। दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं, ध्यान देके देखिए, ये मिट गया भैया।
ये मिट गया। देखिए दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकल समझते हैं, ठीक है, यानी मैथमेटिकल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बस लेट करना पड़ेगा। कंसीडर, मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, यहाँ नहीं लिखिए, इसको नीचे ए लिखिए और नीचे बी लिखिए, और यहाँ पर सेंटर मान लीजिए इसका, ठीक है। अब हमने क्या बताया, फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सीधा सीधा पार्टिकल के सेंटर से अप्लाइड होता है, पार्टिकल के सरफेस से नहीं, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड है, यानी मास पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम इस सरफेस से नापेंगे, मान लीजिए मास को कांस्टेंट करके पार्टिकल के साइज को बढ़ा दिए, ठीक है, पार्टिकल के शेप को चेंज कर दिए, जैसे ही आप साइज को बढ़ाइएगा ना तो आपका ये सरफेस बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये बढ़ेगा तो आपके इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कम जाएगा, तो आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग जब भी मापते हैं तो पार्टिकल के सेंटर से वो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अब इनके जो बीच का डिस्टेंस है उसे आप आर मान लीजिए, ठीक है, आर मान लिए, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल में एक पार्टिकल के मास को कैपिटल एम और दूसरे पार्टिकल के मास को स्मॉल एम मान लीजिए। लेट में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेटर कंसीडर्स, मान लिया कि ए एंड बी हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ठीक है, जिनका मास m1 और m2 है। आपको समझने के लिए ऐसा कर दिया, जिनके मासेस जो है ना वो एक m1 है और दूसरे का m2 है, और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है भैया, वो जो फोर्स है वो F है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ए वाला पार्टिकल F1 लगा रहा होगा और ए वाला पार्टिकल F2 लगा रहा होगा। अब यहाँ आप बारीकी से समझेंगे तो इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि F1 का वैल्यू F2 के बराबर होगा, और हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को F मान लेते हैं। सिंपल अवेज है, ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा, जितना फोर्स इस पर लगा रहा होगा उतना फोर्स इस पर लगा रहा होगा, ठीक है। अब आप समझिए, आइजैक न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोले थे कि अगर कोई पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल ए पार्टिकल बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल ए जो मैग्नीट्यूड लगा रहा है फोर्स का, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप एफ मान लीजिए। ये जो एफ है वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप विचार करिए, मास का प्रोडक्ट अगर हम m1 को m2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m1 इंटू m2। इसको आप रिलेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन नहीं बोलिएगा, या रिलेशन है, ठीक है। अब आप सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r है, सिंपल वे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फोर्स है ना वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने डिस्टेंस कितना माना है, r को स्क्वायर करिएगा तो r² मिल जाएगा, और इनवर्सली की बात जब जब होती है हम लोग 1/, लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/r² हो जाएगा। अब हम लोग इतना समझ लिए, बहुत ईजी था। अब इन दोनों रिलेशंस को हम अगर एक दूसरे से मिलाए तो हमें मिलेगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। एक ग्रेविटेशन का एक रियल फार्मूला है, रियल रिलेशन है, ठीक है। अब आप इसमें विचार करेंगे, क्या विचार करेंगे, ज़रा ध्यान देके देखिए। विचार ये करना है कि हम बताए थे पिछले क्लास में आप लोगों को कि हम जब जब ये फिजिक्स में इस चीज़ को हटाते हैं, ये वाला चीज़, यानी इसे जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, इसको हम जब जब फिजिक्स में हटाएंगे तब यहाँ पे दो चिन्ह जोड़ेंगे, ठीक है। एक चिन्ह आपको हम इक्वल का जोड़ेंगे, और जो दूसरा चिन्ह है ना वो जोड़ेंगे हम यहाँ पर ग्रेविटेशन का, जी का, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो बनेगा F बराबर Gm1 m2 अब बटे क्या हो जाएगा r²। सिंपल वेज था, कुछ इसमें दम था नहीं। अब आपको समझना है कि जो G है ना बहुत ही काम का चीज़ है। यही G को खोज के न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स की उपाधि ग्रहण कर लिए। देखिए G बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें भी न्यूटन कुछ अधूरा छोड़कर चले गए थे,
न्यूटन साहब इस चीज़ का वैल्यू नहीं दिए थे हम लोग को जानकारी दिए जी होता है, यूनिवर्स में सारे चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और बात, बच्चा को लग रहा होगा कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी सेम है, नहीं नहीं, दोनों अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। हम आपको अगले वीडियो में इसे क्लियर करेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों में थोड़ा फर्क है। ग्रेविटी किसी सरफेस का करैक्टर है जिसके कारण उस सरफेस किसी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सक्षम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान देके, अब हम लोग थोड़ा जी को देख लेते हैं। ये जो जी है, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट समझिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे कहीं चेंज नहीं होता है, ठीक है। जितना जी का वैल्यू सन के कोर में रहेगा, उतना ही जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पे रहेगा, उतना ही जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे रहेगा, उतना ही जी का वैल्यू मून के क्रेटर पे रहेगा। तो ये जो जी है ना, इसका वैल्यू कहीं भी नहीं चेंज होता है, यानी हर जगह कांस्टेंट है, यूनिवर्स के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसीलिए जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। आप समझ गए। अब थोड़ा हम लोग जी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जी के एसआई यूनिट को समझेंगे। तो आपको एसआई यूनिट तो निकालना सिखाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग जी के सीजीएस यूनिट को जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हम जी के डायमेंशन भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और फिर हम लोग जी के वैल्यूज को देखेंगे कि जी का वैल्यू आखिर किसने दिया, ठीक है। कौन वो इंसान था जो न्यूटन सर को छोड़ने के बाद जी के वैल्यू को कैसे दिया, कितना मेहनत करना पड़ा होगा उसको, ठीक है, और वो है कौन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी हमने वैल्यू नहीं लिखा है, आप सोच रहे होंगे सर वैल्यू लिख दीजिए, हम निकाल के आपको बता के दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे जिन्होंने जी के वैल्यू को डिस्प्ले किया, हम लोग के बीच में लाके पब्लिश्ड किया। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट ऑफ जी, समझिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया चीज़ है, यानी जी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो Gm1m2/r² है, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। आप यहाँ से अगर हमें जी चाहिए, एफ को r से गुना कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा FR² बराबर Gm1 और m2। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा तो लिख देते हैं। अब हमें सिर्फ जी चाहिए था तो m1 m2 को हम इधर ला लेंगे, तो जी बराबर हो जाएगा FR²/m1 इंटू m2। सीधा करके लिखा गया, ये जी हालांकि इधर रहता, बच्चा सोच रहा होगा कि सर इधर कैसे कर दिया आप, कोई बात नहीं, ये जी इधर अकेला बचेगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। देखिए वही रिलेशन है, जी बराबर FR²/m1 और m2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप समझिए, अब हमें क्या निकालना था, एसआई यूनिट। तो हम इजीली पहले अगर इसको दिखना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को, समझना ये है कि जी का हमें एक जनरल फॉर्मूला मिला, m1 और m2 मिला, ठीक है। जैसे ही जी का जो जनरल फार्मूला मिला उसके माध्यम से हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, FR²/m1 और m2, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी बराबर एफ का जो एसआई यूनिट है, समझिए बढ़िया से, इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है, न्यूटन हमने लिख दिया। आर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो हमने मीटर की जगह पे क्या लिखा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है, अपॉन बाय मास इंटू मास। अब मास के यूनिट्स को 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, केजी इंटू केजी। अब इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, बहुत ईजिली था इसकी एसआई यूनिट को निकालना। अगर आपसे सीजीएस बोले, कभी भी पूछ दे कहीं एग्जाम में सीजीएस यूनिट ऑफ जी क्या होता है भैया, घबराना नहीं है। देखिए ये फोर्स का ऐसा यूनिट है और फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो डायन होता है, ठीक है। और ये जो मीटर है ना वो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है और डिस्टेंस का जो सीजीएस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो केजी है वो मास का ऐसा यूनिट है,
तो मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। तो हम लोग फाइंड कर लिए कि इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीजीएस मिल गया, एसआई मिल गया। अब हम लोग इसके डायमेंशंस को जान लेते हैं। देखिए ध्यान देखिए इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वैसे चलिए लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी का जनरल फॉर्मूला क्या था, एफ स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2 था। अब आपको हम फैक्ट्स में बताए थे कि एफ का ऐसा डायमेंशन क्या होता है। फैक्ट्स में हम इसे भी डाल दिए हैं कि जी का जो ऐसा सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है, जी का ऐसा यूनिट क्या होता है और जी का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन लिखने के लिए आप एफ का डायमेंशन लिखेंगे। देखिए एक बार और रिमाइंड करवा देते हैं, एफ का डायमेंशन mLt के पावर -2 होता है। आर डिस्टेंस है तो आर का डायमेंशन l होगा और मास का डायमेंशन m होगा। सारी चीज़ों को आप पुट कर दीजिए, आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। mLt -2 और l स्क्वायर हो जाएगा m इंटू m। मास से मास कट गया, ये मास ऊपर चला जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल चीज़ें जो है डायमेंशनल चीज़ें जो है वो डिवाइड में नहीं रहती है। देखिए 2 और इसको गुना करिएगा 3l और t के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जी का वैल्यू क्या होता है, जी के वैल्यू को किसने दिया। ठीक है, और इसमें साथ साथ पढ़ेंगे कि वो वैल्यू को निकालने में क्या क्या उन्हें परेशानी हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी पढ़ने से पहले जान लीजिए, न्यूटन साहब ग्रेविटेशन को डेरिवेट करके छोड़ दिए थे। ठीक है, उन्होंने वैल्यू ऑफ जी को डेरिवेट नहीं किया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। सिर्फ वो जी उन्होंने दिया था, वैल्यू का कुछ अता पता नहीं था। वैल्यू को सबसे पहले सर हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है याद करिएगा नाम, कैवेंडिश साहब ने 1794 में एकदम सिंपल बैलेंस के माध्यम से ज्ञात किया। और सिंपल बैलेंस के माध्यम से ज्ञात करके हम लोग को जी का वैल्यू 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिए। अगर हम लोग इसी के वैल्यू को हम लोग सीजीएस में अगर फाइंड करते हैं तो जी बराबर आता है 6.67 गुणे 10 के पावर -8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होता है। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जी का वैल्यू है। जी का वैल्यू सर हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1794 में दिया गया था, जिसे एक सिंपल बैलेंस के द्वारा ज्ञात किया गया था, सिंपल बैलेंस के द्वारा फाइंड किया गया था। और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एसआई का वैल्यू है और ये सीजीएस का वैल्यू है। ये वैल्यू कहीं भी यूनिवर्स में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है।